मैम बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं लेकिन अब तक हमने तैयारी बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हर बार हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहता। तो कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमें स्किप करना भी ज़रूरी रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 12th बोर्ड में हर चैप्टर से कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही सीबीएसई ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है ना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, पहले तो का 15-16 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब आपके ऑलमोस्ट चैप्टर 10 ही रह गए हैं। तो आपको बस ये 10 में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ हर चैप्टर के। तो आपको बस ये गिने चुने टॉपिक्स करने हैं, जिससे आपकी बोर्ड्स चुटकियों में हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन, जो कि टोटल 10 मार्क्स का है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सबसे फर्स्ट टॉपिक जो करना है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें आपको बुक में अच्छी खासी टेबल दी गई है, तो वो आप अच्छे से कर लेना, तो उससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आपको करना है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और थर्ड टॉपिक आपको करना है रॉल्स लॉ का। ठीक है, इस लॉ को आप अच्छे से समझ लेना, और आप हमेशा भी एग्ज़ाम में ये चीज़ याद रखना कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग कलर से हाईलाइट कर लो। फोर्थ टॉपिक आपको इस चैप्टर का करना है दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फिफ्थ टॉपिक है हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको टोटल ये 5 टॉपिक ज़रूर कंप्लीट करने हैं। और जितने भी इंटेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कंप्लीट करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। आपको एनसीईआरटी घोल के पीनी है, क्योंकि आईआईटी में भी जनरली बहुत से क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे आते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि होने वाला है पूरे 12 नंबर का। अब इसमें से 4 टॉपिक्स आपको मोस्टली करने हैं, और वो 4 टॉपिक्स हैं तो मेनली अपने लॉज तो आपको करने ही हैं। एक तो है कोलरॉश लॉ, दूसरा है फैराडे लॉ, है ना। ये दोनों लॉ कर लेना अच्छे से। उसके बाद नन्स इक्वेशन कर लेना, और जो बैटरीज हैं उनके यूजेस कर लेना, और साथ ही फ्यूल सेल्स अच्छे से कर लेना। अब थर्ड चैप्टर आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि होने वाला है 10 मार्क्स का। इसमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं। एक है हमारा एनहेनियस इक्वेशन, दूसरा है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इसमें जनरली आईआईटी में भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। नीट कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको किसी भी कंपटीशन में दिख जाएगा। मतलब आप अगर हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके अगर अभी पढ़ा है तो बाद में भी वो चैप्टर बहुत काम आने वाला है। ये रिएक्शन ऑर्डर्स का जो ग्राफिकल एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मार्क करके रखना। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक। अब ये भी होगा हमारे पूरे 12 नंबर का। इसमें आपको डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज़ करनी है, और साथ ही पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज़ भी कर ही डालना, और लास्ट में आप कर लेना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बस ये 3 चीज़ कर लेना तो आपका डी एंड एफ ब्लॉक तो ऑलमोस्ट डन है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी होगा पूरे 12 नंबर का। इसमें ये जितना भी नोमेनक्लेचर दिया गया है ना वो अच्छे से पढ़ लेना, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तो क्वेश्चन आता ही आता है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर तीसरा आप टॉपिक कर लेना आइसोमेरिज्म। इसको तो घोट के पी लेना। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे भी इसका बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और कंपटीशन में तो इसकी बात करनी ही नहीं, क्योंकि इससे तो मतलब आप 2-3 क्वेश्चन तो मान के चलो कि इसके आइसोमर्स के आते ही हैं, है ना। इसलिए आइसोमेरिज्म को आपको घोट के पीना है। अब 6th चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीड्स।
और ये भी होने वाला है पूरे 10 नंबर का, जिसमें आपको SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करना है और साथ ही E1 एंड E2 रिएक्शंस भी करनी है। और जितनी भी हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस हैं उनको तो आप अच्छे से लर्न करना है ना। और रिएक्शंस को याद करने के लिए मैं बार बार आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहती हूँ, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस आपको दिखाई देती हैं आपकी बुक में, तो उन्हें सीधा एक पेपर लो और उस पर नोट डाउन कर लो। तो ये आपकी नेमिंग रिएक्शंस है ना, आप कभी नहीं भूलोगे। आज भी मेरे स्कूल टाइम की जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है ना, उनके नोट्स मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं, है ना। मैं भी मेरे टाइम पे बस यही करती थी, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होती या फिर फॉर्मूलाज होते ना, उन्हें मैं कोई भी पेपर पे नोट डाउन कर देती और हमेशा उसे अपनी डेस्क के पास रखती। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे हम टाइम वेस्ट करने लगते हैं या फिर हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए, तो फटाक से उन नोट्स को उठाते हैं और फिर देखने लगते हैं यार हमने ये क्या बनाया है। फिर उस चक्कर में क्या होता है कि 2-3 आपको रिएक्शंस भी नज़र में आ जाती हैं, तो जिससे आपका क्या है कि रिएक्शंस वो मेमोराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो मेथड है रिएक्शंस लर्न करने का, तो हमेशा इसी को आप यूज़ किया कीजिए, है ना। अब ये चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी पूरे 10 नंबर का है, लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर है ना, सबको बहुत ही बोरिंग लगता है। सब लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि मैम हम इसमें क्या पढ़ें, ये इतना गंदा चैप्टर है, हमें बहुत बोरिंग लगता है, क्या करना चाहिए। तो बच्चों, इसमें बस छोटी सी बात है कि भाई जितनी नेमिंग रिएक्शन सिखाई दे रही है ना, घोट के पी लो, ज़्यादा सोचना नहीं, बस घोट के पी जाना। तो बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको जो लर्न करनी है दैट इज टाइमर टाइमर रिएक्शन। अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप करेक्ट कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बचपन में बोलती थी इसको टीमर टीमर रिएक्शन। अब आप क्या बोलते हो ये मुझे नहीं पता, तो आप जो भी बोलते हो लेकिन इस रिएक्शन को याद जरूर कर लेना। अब सेकेंड रिएक्शन है हमारी कॉल्बेज रिएक्शन और थर्ड याद कर लेना विलियमसन सिंथेसिस। और बाकी जितनी भी आपको एसिडिटी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है ना, तो वो आप अच्छे से कर लेना तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, है ना। अब इससे भी गंदा चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी है पूरा 10 नंबर का। अब इसमें भी इतनी सारी रिएक्शंस है ना, नेमिंग रिएक्शंस, वो बिल्कुल भी याद नहीं होती। अब फिर से सारे बच्चों का वही तो कि नेमिंग रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक पढ़ पढ़ के हमारा बुरा हाल हो गया है, कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। भाई एक ही रिएजेंट कितने अलग अलग तरह से प्रोडक्ट बनाता है। तो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले करना है कैनिज़ारो रिएक्शन, फिर कर लेना एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ये हर एग्जाम में आ जाती है, पता नहीं हर एग्जाम में मुझे ये एल्डोल और क्रॉस एल्डोल का तो ये क्वेश्चन दिख ही जाता है। फिर आप कर लेना स्टीफन्स रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही हैं वो भी आप अच्छे से कर लेना। अब अगली रिएक्शन आपको करनी है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, और इसके साथ ही 2-3 रिएक्शन और हैं, वो है रोज़नमंड रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन और एटार्ड रिडक्शन। बस ये सारी नेमिंग रिएक्शन कर लेना आप इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और आपको डाउट हो रहा है तो ये जो स्ट्रेटेजी है पेपर पे सारी नेमिंग रिएक्शंस लिखने की, ये मत भूलना, ठीक है। तो लिखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको सबका रिएजेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बना है इनको ज़रूर हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। नहीं तो आप हर नेमिंग रिएक्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट क्या यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल दिस शिट। अब अगला चैप्टर है हमारा अमाइंस, ये भी है पूरे 10 नंबर का। अब इसमें भी है थोड़ी सी नेमिंग रिएक्शंस, तो आपको क्या है ना कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमाइंस की वो याद कर लेना। इसके बाद हमारी एक रिएक्शन है दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, इसको भी कर लेना।
फिर एक रिएक्शन आप कर लेना कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और इसके साथ कर लेना हमारे सारे एग्जाम्स का फेवरेट डायज़ोनियम सॉल्ट। तो अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। अब जाते जाते इसको 12 नंबर का कर दिया है सीबीएसई ने। तो इसमें आपको सीधी सी बात है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो ना तो ये तो चैप्टर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो यूँ चुटकियों में हो जाएगा, है ना। तो आपको ना इस चैप्टर में करना है ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़, प्रोटीन का डीनेचुरेशन और उसका स्ट्रक्चर देख लेना, और आरएनए और डीएनए का डिफरेंस देख लेना। ये तो मतलब एकदम लुल्लू सा चैप्टर है अपनी लैंग्वेज में बोले तो, है ना। तो भाई अब क्या है ना कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब तक अपनी सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो अब आपके पास में टाइम नहीं है, और जल्दी से अपने बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट कर लो। और अगर आपको लगता है ना कि आपके पास में बहुत टाइम है तो सारे टॉपिक्स करके जाना, और लगता है नहीं है तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, तो आपका काम यूं ही हो जाएगा। और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।